Political life, राजनीतिक जीवन. The early Vedic people lived in the region called Saptasindhu. Modern Haryana and undivided Punjab was watered by 7 rivers: the Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj and Saraswati. The Saraswati has dried up since. प्रारंभिक वैदिक लोग इस क्षेत्र में रहे जो सप्त सिंधु, आधुनिक हरियाणा और अविभाजित पंजाब को 7 नदियों में इससे पानी दिया जाता था. मतलब इन जगहों में 7 नदियों से पानी पहुंचता था, जो है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती. और तब से द सरस्वती हैज़ ड्राइड अप सिंस, और तब से सरस्वती नदी जो है सूख गई थी. ट्राइबल डिविजन्स, जनजातीय. इन द अर्ली वैदिक पीरियड द आर्यंस वेर डिवाइडेड इनटू ट्राइबल ग्रुप्स. द ट्राइब was called Jana और Vis. The tribes were cattle breeders. प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों को जनजातीय समूहों में बांट दिया गया. और ये जो जाति थे इसे जन और विस कहा जाता था, जन या विस. और जनजातीय जो है ये मवेशी प्रजनक थे. All adult male members of the Vis took part in wars. विस के सभी वयस्क पुरुष सदस्य युद्ध में भाग लिया करते थे, लेते थे. वार्स कॉल्ड, ये जो है वार्स कॉल्ड गविस, गविस्थी. इसे गविस्थी कहा जाता था. जो युद्ध ये लड़ते थे इसे इस नाम से जाना जाता था. फाउट ओवर द पोजीशंस ऑफ कैटल एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स वेयर कॉमन. अब ये जहाँ पे लड़ते थे कब्जे वाले मवेशियों और चराई के मैदान पर लड़े जाने वाले युद्ध थे. ये ऐसी ही जगहों में लड़ते थे जहाँ पे कि मवेशियों के लिए चराई का मैदान होता था. आफ्टर ए विक्ट्री, जीत के बाद, ऑल द मेंबर्स ऑफ द विस गॉट ए शेयर ऑफ द बूटी. द ट्राइबल चीफ गॉट द लार्जेस्ट शेयर और समटाइम्स देयर वेयर वार्स ओवर रिवर वाटर. सभी जीत के बाद जो है सभी सदस्यों को एक हिस्सा मिलता था. जो आदिवासी के प्रमुख थे होते थे उसको सबसे बड़ा हिस्सा मिलता था. और कभी कभी नदी के जल पर भी युद्ध छिड़ जाता था. समटाइम देयर वेयर वॉर्स ओवर रिवर वाटर्स. कभी कभी नदी में मतलब पानी के लिए भी युद्ध छिड़ जाता था. पहले भी छिड़ता था और जैसा आशंका जताया जा रहा है कि आने वाले हम लोगों के आने वाले फ्यूचर में भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से भी ऐसे ही युद्ध पानी के लिए लड़ेंगे, क्योंकि पानी हम लोग जिस हिसाब से बर्बाद कर रहे हैं उस हिसाब से पीने के पानी भी हम लोग को नहीं मिलेगा. द मोस्ट वाइडली यूज्ड weapon was the bow and arrow. One Rig-Vedic hymn reads, "With the bow let us win cause, with the bow let us conquer all the corners of the world." तो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार धनुष और तीर था. एक ऋग्वेद का एक भजन है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि धनुष के साथ हमें दुनिया के सभी कोनों को जीतने दो. ये एक ऋग्वेद में ये एक श्लोक है. राजन, द ट्राइबल चीफ वॉज कॉल्ड राजन. आदिवासी प्रमुख को राजन कहा जाता था. He led his tribe in war and maintained law and order. He also offered prayers on behalf of the tribe. वो युद्ध में अपनी जनजाति का नेतृत्व किया करते थे और कानून व्यवस्था को उन्होंने वो बनाए रखते थे. He received a voluntary donation for his services. The Rajan was assisted by officials such as the commander-in-chief, the chief priest, and the village headman. The Rajan consulted his subjects and important matters. He did this through the Sabha, a small committee of select villagers, elders, and the Samiti, the General Assembly. The Samiti choose the Rajan. तो राजन जो है वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखते थे. वह जनजाति की ओर से प्रार्थना करते थे, अल जनजाति का प्रार्थना करते थे. उसे अपनी सेवाओं के लिए स्वैच्छिक दान उसे प्राप्त होता था उनको. राजन की मदद से कमांडर इन चीफ जो मुख्य पुजारी और गांव के मुखिया सरीखे अधिकारी भी आते थे, जो महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विषयों से परामर्श करते थे, अपना राय देते थे राजन को. और उन्होंने यह कार्यसभा चुनिंदा वृद्धों की एक छोटी सी समिति तथा समिति जिसे आम सभा कहते थे के माध्यम से वो करते थे. और समिति जो है राजन को चुनते थे.
Occupations and amusements, व्यवसाय और मनोरंजन. Growing crops such as wheat, barley and rice and rearing cattle were the main occupation of the early Aryans. The cow was central to their lives. Immense honor was measured in terms of the number of cows he possessed. The cow was also a unit of barter exchange. The Aryans used horses and chariots in war and peace. In the later Vedic period, the horse became an important religious symbol. प्रारंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय गेहूं, जौ, चावल और पालन पोषण जैसी फसलों पैदा करना था. गाय अपने जीवन के लिए केंद्रीय था, उनके जीवन के लिए एक केंद्रीय बिंदु था. एक आदमी का सम्मान गायों की संख्या के अनुसार मापा गया था. गाय वस्तु विनिमय की एक इकाई भी थी. आर्य लोग युद्ध और शांति में घोड़ों और रथों का इस्तेमाल करते थे. बाद में वैदिक काल में घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक बन गया. The Rig Veda mentions that there were craftsmen such as carpenters, chariots makers, weavers, leather workers and potters. ऋग वेद में उल्लेख है कि कारीगर जो है सच है, जैसे कि बढ़ई, उसके बाद रथ जो दौड़ाते थे वो, उसके बाद चमड़े बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, ये सब ऋग वेद में उल्लेख है. ये सब तभी कि लोग यूज करते थे और तभी ये लोग वहाँ पे मौजूद थे. द यूजुअल पेस्टिमिस ऑफ द आर्यंस वेयर कैरियट रेसिंग, हंटिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक एंड डांसिंग. आर्यों का सामान्य समय जैसे रथ दौड़, शिकार, जुआ, संगीत और नृत्य में बीतता था. ऐसे लोग मनोरंजन का ये साधन था. रिलीजियन, धर्म. In the beginning, the Aryans worshipped the force of nature such as Prithvi, earth, Agni, fire, Vayu, wind, Indra, rain, Surya, sun and Varun, जिसे sky कहते हैं. Their most important gods was Indra. There were no idols, prayers were chanted in open air, rituals were simple, fire was an important part of such rituals. शुरुआत में आर्य जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, इंद्र जैसे वर्षा, सूर्य और वरुण आकाश जैसी प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे, जिनमें से इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे. खुली हवा में कोई भी प्रेयर नहीं करते थे. इनका विधि विधान सरल था. ऐसे कर्मकांडों में आग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी. लेटर वैदिक पीरियड, बाद के जो है वैदिक अवधि. एट द बिगिनिंग ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड अराउंड 1000 BC, द आर्यंस लर्नड द यूज ऑफ आयरन. दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन इंडिया. आर्य लोगों ने लगभग 1000 BC ईसा पूर्व के, मतलब 1000 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक काल के प्रारंभ में लोहे का उपयोग करना सीख लिया था. अब भारत में यह लोह योग की शुरुआत थी. द आर्यंस रेफर्ड टू आयरन एज ब्लैक मेटल, जिसे श्याम आयस कहते हैं. दे नाउ मूव्ड टुवर्ड्स कुरुक्षेत्र एंड हस्तिनापुर ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. द यूज ऑफ आयरन टूल्स enabled them to clear the dense jungles of the region. From here the Aryans spread along the northern Gangetic plain. The other three Vedas, namely the Samveda, Yajurveda and Atharvaveda, were composed during this period. So were the Ramayana, the Mahabharata and parts of the Purans. आर्यों ने काली धातु जिसे श्यामयास के रूप में लोहे को संदर्भित किया. अब वे कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर के तट पर जो है कुरुक्षेत्र और हस्तिनापुर की ओर वे चल पड़े. लोहे के औजारों से उस क्षेत्र के घने जंगल को उन्होंने साफ कर दिया. यहाँ से आर्यों की उत्तरी गंगा के मैदान में फैल जाने का ये कारण बना. जब हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के जंगलों को उन्होंने लोहे के आयरन मतलब लोहे के औजारों से इसको साफ करते हुए आगे बढ़ा और गंगा मैदान तक पहुंचा. अन्य 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की इसी काल में रचना हुई. अनुसूचित जाति में रामायण, महाभारत तथा पुराणों के कुछ भाग भी सम्मिलित थे. Towards the end of the later Vedic period, that is around 600 BC, the Aryans spread from the Ganga Yamuna of the Kosala in UP and Vidya in North Bihar. बाद के वैदिक काल के अंत तक
लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य जो है गंगा यमुना डूब से होकर उत्तर बिहार में विद्या तक फैल गए। पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन। द राजन वॉज नाउ ए किंग हु हैड ए प्रॉपर आर्मी एंड ए किंगडम। हिज प्रेस्टीज डिपेंडेड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्रोल्ड area he controlled. He adopted lofty titles like Samrat and Maharaja Dhiraj. He performed yajnas, sacrifice like Rajsu to gain more power and Ashwamedh to expand his kingdom. राजन अब एक राजा थे जिसकी सेना और एक राज्य थी। उसकी प्रतिष्ठा उस क्षेत्र के विस्तार पर निर्भर थी जिसे उन्होंने नियंत्रित किया था। उन्होंने सम्राट और महाराजा धीराज जैसे उच्च पदाधिकारियों को अपनाया। उन्होंने अपने आप को खुद को कहा, ऐसा उपाधि उन्होंने प्रदान की। उन्होंने कुछ अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। इन अश्वमेध यज्ञ ए हॉर्स बिलोंगिंग टू द किंग वेंट into neighboring kingdoms. If it was stopped, a war ensued. Otherwise, the territory through which it passed became the king's. The horse was later sacrificed. During a sacrifice, priests performed special rituals in which the king and his family participated. The Vish members, other than those who belonged to very low castes, attended the ceremony. Sometimes other kings were also invited. As kingdoms grew larger, kings became more powerful. The chief priest's position rose in importance as he performed the rituals. At the village level, the village assemblies carried on the administration. इस अश्वमेध यज्ञ में राजा का एक घोड़ा होता था जो पड़ोसी राज्यों में उसे भेजा जाता था। अगर यह कहीं रुक गया होता तो वहाँ से युद्ध शुरू हो जाता था, अन्यथा जिस क्षेत्र के माध्यम से यह पारित हुआ वह राजा का बन गया। मतलब जिस क्षेत्र से वो घोड़ा गुजर गया वह उस राजा के अधीन हो गया जो उस अश्वमेध यज्ञ को जिन्होंने शुरुआत किया था। घोड़े की बाद में बलि दी जाती थी। पुरोहितों ने एक विशेष अनुष्ठान किए जिसमें राजा और उसके परिवार ने भाग लिया। छोटी जातियों के लोग न होकर इस उत्सव में भाग लेते थे। कभी कभी दूसरे राजा को भी बुलाया जाता था। जैसे जैसे राज्य विशाल होते गए राजा अधिक शक्तिशाली होते गए। मुख्य पुजारी की स्थिति में वो जो है एक विशिष्ट रूप से कुछ आयोजन किया जाता था क्योंकि उनके अनुष्ठानों का प्रदर्शन किया जाना भी जरूरी होता था। ग्राम स्तर पर गांव की विधानसभाएं भी प्रशासन के अधीन होती थी। रिलीजियन, धर्म। द इम्पोर्टेंस अर्ली वैदिक गॉड्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। दे वेयर रिप्लेस्ड बाय प्रजापति ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर एंड शिवा द destroyer. Hinduism as it exists today began to take shape in this period. Sacrifice assumed great importance and religious worship became very complex. प्रारंभिक वैदिक देवताओं का महत्व समाप्त होता चला गया। उनके स्थान पर प्रजापति जो ब्रह्मा को ने बनाया। हिंदू धर्म ने प्रजापति ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि की रचना की, विष्णु जो है वो रक्षक बना, जिसे विष्णु के रक्षक के रूप में माना गया, और शिवा विनाश का जिसे संहारकर्ता भी कहा जाता था। इसके रूप में इस तीनों भगवानों का स्थान दिया गया। अब जो है हिंदू धर्म ने आज जिस रूप में उसे माना उसी रूप में वो उसी काल में वह बनने लगा। यज्ञ का अनुष्ठान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत जटिल हो गया। सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। इन जनरल वुमेन वेर कंसिडरेड टू बी इंफीरियर टू मैन एंड ऑक्यूपाइड ए लोअर पोजीशन इन सोसाइटी। हाउएवर, वुमेन्स प्रेजेंस वाज एसेंशियल इन रिलीजियस सेरेमनीज। वुमेन ऑफ द अपर क्लासेस कुड रिसीव एजुकेशन। सामान्यतः महिलाओं को पुरुषों से हीन समझा जाता था तथा समाज में उनका स्थान नीचा माना जाता था। हालांकि धार्मिक समारोह में महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक थी। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। सोशल डिवीजन, सामाजिक जीवन। द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस cooperated in ruling society towards the end of the later Vedic period. Many Vaishyas who were originally farmers shifted their occupation to trade and crafts. Shudras were now engaged in the
cultivation of land, and also in menial jobs. They were still deprived of many of the privileges enjoyed by the upper castes. ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने सत्तारूढ़ समाज में सहयोग दिया। बाद के वैदिक काल के अंत में बहुत से वैश्य जो मूल रूप से किसान थे ने अपने कब्जे को व्यापार और शिल्प में स्थानांतरित कर दिया। शूद्र अब जमीन की खेती और निवेश में भी लगे हुए रहते थे। वे अभी भी ऊंची जाति के कई विशेषाधिकारों से वंचित थे। By the end of the later Vedic period, the caste system had become hereditary and rigid. This meant that a son had to carry on his father's professions, and change of profession was condemned. New subcastes emerged as new occupations came into existence. Some professions, such as disposing of dead bodies, were looked down upon. Those who did such works were considered untouchables. An upper caste person who touched an untouchable needed ritual purification. बाद के वैदिक काल के अंत तक जाति व्यवस्था वंशानुगत और कठोर हो गई थी। इसका मतलब था कि एक बेटे को अपने पिता के पेशे को जारी रखना था और पेशे में बदलाव की उसे निंदनीय माना गया था। नए उपजातियों का उदय होने के कारण नए उपजातियों का भी कुछ उदय भी हुआ और मृत शरीर के निपटान के लिए कुछ व्यवसायों को जो है वो नीचे देखा गया। जो लोग ऐसा काम करते थे उन्हें अछूत माना जाता था। मतलब डेड बॉडी का जो निपटान होता था, जैसे कि शमशान घाट में उसका जलाया जाना, तो इस आदमी को अछूत माना जाता था। और एक ऊपर जाति के व्यक्ति एक अछूत को छुआ तो उसे शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान शुद्धि करना पड़ता था, ऐसा तभी माना जाता था। एजुकेशन, शिक्षा। गर्ल्स रिसीव्ड एजुकेशन एट होम। ए बॉय स्पेंड हिज स्टूडेंट्स लाइफ इन गुरुकुल वेयर द गुरु, जिसे टीचर कहते हैं, lived with his family and pupils. The pupils served the guru in return for the knowledge gained. Knowledge was passed on orally in Sanskrit. Most of this knowledge was from Vedic literature, grammar, astronomy, medicine, the art of warfare, music and architecture were also taught. तो लड़कियों को घर पर शिक्षा दी जाती थी। लड़का अपने छात्र का जो जीवन है वो गुरुकुल में बिताता था, जहाँ गुरु, जिसे शिक्षक कहते हैं, वो उसको शिक्षा प्रदान करते थे। अपने परिवार और जो है छात्रों के साथ वो रहते थे। गुरु जो अपने परिवार और उन छात्रों के साथ गुरुकुल में रहते थे। ज्ञान प्राप्त होने के बदले छात्रों को गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। मौखिक रूप से संस्कृत में ज्ञान का प्रसार हुआ और इस ज्ञान का अधिकांश भाग वैदिक साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा, युद्ध कला, संगीत तथा वास्तुकला का था। Occupations and amusements, व्यवसाय और मनोरंजन। Agriculture remained the chief means of livelihood. The use of iron produced better weapons and heavier agriculture implements like iron ploughs. The later Vedic period saw improvements in crafts like weaving, leather working, pot making, carpentry and jewelry making. कृषि आजीविका के मुख्य साधन थे। लोहे के उपयोग से अच्छे हथियार और भारी कृषि उपकरण जैसे लोहे का हल का उत्पादन भी हुआ। बाद के वैदिक काल में शिल्प में भी सुधार देखने को मिला। उनमें से कुछ जो आए, जैसे कि चमड़े बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, आभूषण बनाने वाले, इन सभी का कारीगरों का जो है विकास होते हुए देखा गया। नियोलिथिक, कैलकोलिथिक एंड मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया। भारत में नवपाषाण काल का, उसके बाद जो है कैलकोलिथिक और मेगालिथिक जो सभ्यता संस्कृतियों के बारे में आगे पढ़ाया जाएगा। तो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल के दौरान नियोलिथिक, Chalcolithic and megalithic cultures flourished in various parts of India, such as the Deccan, Rajasthan, Kashmir, and the southernmost parts of India. Neolithic, कैलकोलिथिक, मेगालिथिक संस्कृतियाँ भारत के विभिन्न भागों जैसे कि दक्षिण, राजस्थान, कश्मीर और भारत के दक्षिणी हिस्सों में विकसित हुई। A lot of information about these cultures has been gathered by studying graves. Historians can learn a lot of things by studying graves. By examining a skeleton, for instance, they can find out the sex and age of the dead person, and the goods placed in a grave give them ideas about the social and economic status of the dead person.
कब्रों का अध्ययन करके इन संस्कृतियों के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की गई। इतिहासकार कब्रों का अध्ययन करके उन्होंने बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त किया। उदाहरण के लिए कंकाल की जांच करके भी मृत व्यक्ति के लिंग और आयु का पता उन्हें लगाया। और गंभीर वस्तुओं में एक कुछ रूप से, जैसे कि कुछ रखा गया माल, कुछ वस्तु, मृत व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त किया। पिट बरिल्स, ये जो है एक दफन, जो चीज़ दफन हुआ था, जैसे आते हैं कि एट मैनी न्यूलिथिक एंड कैलोकोलिथिक साइट्स द डीड वेयर बरीड इन pits. The grave goods found in such pits burials usually include pots probably filled with food and water at the time of burial. Many of these are of the type known as black and red ware. Some of these have spouts and some have long narrow necks and round bodies. The number of pots buried with body might indicate whether the dead person was rich or poor. बहुत से नवपाषाण और कैलोकोलिथिक स्थलों पर मृतकों के गड्ढे में वो उसे दफनाया गया और ऐसी समाधि वाली दफनाए गए जगहों पर प्राप्त होने वाली कब्र में कुछ सामान्य बर्तन पाए गए जो दफनाने के समय भोजन और पानी से भरे होते थे शायद। तो उसमें यह माना गया कि जब उसे दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ उनकी पसंदीदा वस्तुएं और खाने के सामान के साथ उसे दफनाया जाता था। इनमें से बहुत सारे काले और लाल बर्तन के रूप में भी देखा गया। कुछ ऐसा चीज़ होती जैसे कुछ लंबी संकीर्ण गर्दन और गोल जैसी कुछ चीज़ें होती थी। शरीर में दबे हुए बर्तनों की संख्या भी उसमें बतलाया गया। ऐसा भी इससे पता चलता था कि मृत व्यक्ति जो अमीर था या गरीब, उनके सामानों से भी पता चलता था। So, besides pots, ornaments and tools have also been found in many pit graves. At some sites, in Maharashtra, for example, graves have yielded bangles made of copper and shell and beads made of shell, copper, bone, faience, etc. The beads are strung on cotton and silk thread. Possibly, these are graves of rich people. कब्रों में गमले, आभूषण, औजारों के अलावा बहुत सारे सामान पाए गए। महाराष्ट्र के कुछ स्थलों पर कब्रों में तांबे और शंख से बनी हुई चूड़ियाँ तथा कवच, तांबे, हड्डी इत्यादि से बनी हुई वस्तुएं भी उसमें मन के पाए गए। मोती, कुछ कपास, कपड़े, रेशम धागे से कुछ भी ऐसा वस्तुएं जो है उनसे उसकी कब्र के अंदर पाया गया। तो इससे संभवतः ये पता लगाया गया कि ये अमीर लोगों की कब्र है। Some pits have been found to contain more than one skeleton, each with its own grave goods. The grave goods in a single pit sometimes differ greatly in quality. This suggests that rich and poor people were sometimes buried in the same pit. कुछ गड्ढे इस प्रकार मिले जिनमें से एक से अधिक कंकाल थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना अपना सामान था। एक ही कब्र में बने हुए गंभीर कुछ वस्तुएं जो गुणवत्ता के रूप से कभी कभी बहुत अंतर भी पाया गया। इससे पता चलता है कि यह गरीब का पेट था, यह कब्र था, और इससे अमीर और गरीब के कब्रों का पता चला। मेगालिथिक बरियल्स, महापाषाण जो है, महापाषाण काल के दफन, ये जो उस समय जो ये कब्र को पाया गया इसके बारे में। सम burial sites of the late Chalcolithic age and early Iron Age are marked by megaliths. Kashmir, northeastern India, Tekalokota and Brahmagiri in the Deccan, and the southernmost parts of India are some places where such sites have been found. दिवंगत कैलकोलिथिक युग और प्रारंभिक युग की कुछ दफन जो है जगहों को मेघालयों द्वारा चिन्हित किया गया। कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण में तेकलकोटा और ब्रह्मगिरी तथा भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कुछ ऐसे स्थान जहां ऐसे स्थल पाए गए। There are various types of megalithic burials. Some are marked by a single large stone, some by a number of stones arranged in a pattern, and some others by large stones forming an enclosure. महापाषाण दफन के विभिन्न प्रकार पाए गए। कुछ में एक बड़ा पत्थर होता था, कुछ में पैटर्न क्रमबद्ध अनेक पत्थर होते थे, और कुछ में बड़े पत्थरों का एक बाड़े में बंद किया जाता था। In one form of burial, a
box-like burial chamber made of rectangular stone slabs was built side a pit. A hole in one of the walls allowed the chamber to be used and over again. Hence, we often find several skeletons in a single such chamber. एक कब्र में पत्थर के टुकड़े से बने एक चौकोर दबाने वाला कक्ष एक गड्ढे में बनाया गया था। एक दीवार में एक छेद, एक चैम्बर को बार बार इस्तेमाल करने दिया जाता था। कुछ ऐसे इस हिसाब से पाया गया, इसलिए हमें ऐसे ही एक अकेले कुछ एक सिंगल कक्ष में भी कई कंकाल भी पाए गए। Besides skeletons, megalithic burials have yielded of grave goods. These goods throw light on the lifestyle of the megalithic builders. At some sites, iron tools and weapons and the remains of horses have been found in megalithic graves. Tekalkota and Brahmagiri in Karnataka are two such sites. कंकालों के अलावा मेगालिथिक दफन के लोग भी कई कपड़े उसमें निकाले गए और पाए गए। ये वस्तुएं मेगालिथ भवन की जीवन शैली पर प्रकाश डालती है। मेगालिथ कब्रों में कुछ स्थानों पर लोहे के औजार, हथियारों और घोड़ों के अवशेष भी पाए गए। कर्नाटक में टेकलकोटा और ब्रह्मगिरी दो ऐसी जगह हैं। Many such sites have also been found further to the south. The tools show that agriculture was not very advanced. Possibly, ragi and paddy were grown on a limited scale. Weapons are more numerous than other tools, suggesting that the people were mainly hunter-gatherers. The South Indian megalith builders probably lived on hillsides where most of their megaliths have been found. They did not settle in the plains, possibly because of the dense forest. It is, however, strange that in spite of knowing the use of iron, they did not clear the forest. ऐसे बहुत से स्थल दक्षिण में भी पाए गए। उपकरण में कृषि बहुत उन्नत थी उस समय। संभवतः रागी और धान सीमित पैमाने पर उगाए जाते थे। हथियार अन्य उपकरणों की तुलना में अधिक थे। लोग मुख्य रूप से शिकार दक्षिण भारतीय मेगालिथ बिल्डर शायद पहाड़ियों पर रहते थे, शिकार भी करते थे, और जो दक्षिण भारतीय जो थे लोग वहाँ पे वो पहाड़ियों पर रहते थे जहाँ उनके अधिकांश मेगालिथ पाए गए। संभवतया घने जंगलों के कारण भी मैदानों में नहीं बसे, ऐसा माना गया। लेकिन यह विचित्र बात है कि लोहे के इस्तेमाल के बावजूद उन्होंने जंगलों को साफ नहीं किया।